नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के काल विभाजन तथा आदिकालीन काव्य के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ आदिकाल से होता है तथा बिना काल विभाजन के स्पष्ट स्वरूप को जाने हुए हम साहित्य का पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन को। सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विचार करते हैं। क्योंकि काव्य के विकास को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। हिंदी काव्य को निम्नलिखित कालों में बांटा जा सकता है। पहला काल है आदिकाल या वीर गाथा काल। वीरतापरक रचनाओं की प्रधानता के कारण इस काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी गई थी। संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1375 तक इसका कालखंड माना जाता है, जो सन के रूप में गणना करने पर सन 993 से सन 1318 ईस्वी तक जाता है। इसके पश्चात दूसरा काल है हमारा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस कालखंड की समय सीमा संवत 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक मानी गई है। तीसरा कालखंड हमारा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। अपनी कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध इस कालखंड का समय संवत 1700 विक्रमी संवत से लेके संवत 1900 विक्रमी संवत तक स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात चौथा व अंतिम कालखंड आधुनिक काल है, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गद्य लेखन की परंपरा आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुई थी, इसीलिए इसे गद्य काल की संज्ञा दी गई है। इसकी समय सीमा संवत 1900 विक्रमी संवत से लेके अब तक चल रही है, अभी तक की मानी गई है, जिसको सन के रूप में गणना करने पर सन 1843 ईस्वी से लेके अब तक का समय स्वीकार किया गया है। किसी भी कालखंड को आदि, मध्य और अंत अर्थात वर्तमान समय तक इन 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। इस दृष्टि से भी हिंदी काल को आदि, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है, परंतु मध्यकाल की समय सीमा इतनी अधिक विस्तार धारण किए हुए है कि उसके 2 भाग किए गए हैं। पूर्व मध्यकाल अर्थात मध्यकाल का आरंभिक भाग, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, तथा उत्तर मध्यकाल अर्थात बाद वाला भाग उत्तरार्ध, जिसे रीतिकाल कहा जा सकता है। इस दृष्टि से हिंदी काव्य के विकास को हम 4 कालखंडों में विभाजित मानते हैं। यह विभाजन काल अर्थात समय की दृष्टि से किया गया है। इन कालखंडों में कविता में जो प्रवृत्ति प्रधान थी, उसके आधार पर इन 4 कालखंडों को क्रमशः वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक या गद्य काल कहा गया है। यह नामकरण काव्य की प्रवृत्ति के आधार पर किया गया, अर्थात जिस प्रवृत्ति की रचनाएं जिस कालखंड में अधिक मिलती हैं, उस प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि प्रत्येक काल में ऐसा नहीं कि केवल एक प्रकार की रचना मिलती है, अर्थात वीरगाथा काल में हमें भक्ति संबंधित भी रचनाएं मिल जाती हैं तथा भक्ति काल में वीरतापरक रचनाएं भी मिलती हैं, परंतु इनके नामकरण का औचित्य अधिकांश मिलने वाली रचनाओं की प्रवृत्ति को लेकर के रखी गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि रीति शब्द का अर्थ है शैली। चूँकि इन कवियों ने काव्य शैली की एक विशिष्ट पद्धति का विकास किया, इसलिए इस काल को रीतिकाल कह दिया गया। इस काल में अलंकार, रस, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, षड ऋतु वर्णन
आदि काव्यांगों पर प्रचुर रचनाएं हुई हैं। आधुनिक काल को गद्य काल कहने का कारण यह है कि इस साहित्य से ही गद्य विधा का सम्यक विकास हुआ और गद्य खड़ी बोली में लिखा गया। काव्य विकास की दृष्टि से आधुनिक काल को भी अनेक युगों में विभाजित किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रवृत्ति विशेष के आधार पर हिंदी साहित्य में कालखंडों का नामकरण किया गया। अब हम देखते हैं इन कालखंडों के विभाजन की एक तालिका, जिससे हमें इसको समझने में सहायता मिलेगी। तो इस तालिका को देख करके विभाजन स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से चारों काल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य या आधुनिक काल बांटे गए हैं। भक्ति काल, जैसे कि भक्ति काल 2 धाराओं में विभाजित था, सगुण भक्ति काव्य धारा तथा निर्गुण भक्ति काव्य धारा। इसी तरह रीति काल भी 2 धाराओं में विभाजित था, रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त। भक्ति काल की 2 धाराएं पुनः 4 भागों में विभाजित हैं, जिसमें से निर्गुण भक्ति काव्य धारा ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य धारा तथा प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी काव्य धारा में विभाजित है, तथा सगुण काव्य धारा भी राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति नामक 2 भिन्न भिन्न धाराओं में विभाजित है। इसी तरह गद्य काल में पहला युग भारतेंदु युग, दूसरा युग द्विवेदी युग, तीसरा युग छायावाद, चौथा युग प्रगतिवाद तथा 5वां युग प्रयोगवाद और नई कविता का माना जाता है। तो इस तालिका से हमें अत्यंत सरलता से यह विभाजन स्पष्ट हो जाता है। अब हम विचार करेंगे हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रवृत्तियों और इसकी पृष्ठभूमि के विषय में हम विचार करेंगे। हिंदी में काव्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल द्वारा प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया गया। इस काल में 12 ग्रंथों का उल्लेख उन्होंने किया है, जिसमें से 4 अपभ्रंश के हैं तथा 8 देश भाषा के। अपभ्रंश के 4 ग्रंथ हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। तथा देश भाषा के जिन ग्रंथों को हम नामकरण का आधार बनाते हैं वे हैं खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो या आलखंड, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति पदावली आदि। तो इस तरह से इन ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल जी ने इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल निर्धारित किया। यद्यपि इस काल को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों की भी संज्ञा दी है। तो खुसरो की रचना विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर शेष 9 ग्रंथ वीर कथात्मक होने के कारण ही उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा, तथा अन्य विद्वानों ने उनके इस मत से भिन्नता स्वीकार की तथा इसके अलग अलग नाम दिए। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक रचनाएं होने के कारण इसे बीजोपन्न काल नाम दिया। बीजोपन्न अर्थात बीज के प्रस्फुटित होने की अवस्था, प्रारंभिक काल। राहुल जी ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। सिद्ध क्योंकि सिद्धों की रचनाएं इस युग में आई थी तथा सामंतवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, युद्धों का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, तो इसलिए राहुल संस्कृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। चारण अर्थात भाटजन जो राजाओं के दरबार में प्रशंसात्मक गीतों को गाते हैं। तो इस काल का संपूर्ण साहित्य एक तरह से कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में ही रचा गया, इसलिए चारण काल नाम भी उचित ही ठहर सकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी जी ने और गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी का काल कहा है, तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहना ही ठीक समझा। क्यों? क्योंकि इस काल की प्रमाणिक रचनाओं में किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता। मिस्र बंधुओं द्वारा भी इसे आरंभिक काल इसी कारण कहा गया।
परंतु आचार्य शुक्ल के नामकरण के आगे इनमें से किसी भी मत का नाम टिक न सका तथा आज भी काल विभाग की दृष्टि से इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि वीरगाथा काल नाम से ही मिली है तथा आदिकाल और वीरगाथा काल ही नाम प्रचलन में आते हैं। अब रासो काव्य परंपरा के मुख्य ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं तो पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया महाकाव्य, जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। 69 समयों में विभक्त यह ग्रंथ हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े विवाद का विषय भी रहा है। इस ग्रंथ को लेकर विद्वानों के 3 मत सामने हैं। एक मत इसे पूर्णतः प्रामाणिक मानता है, दूसरा मत इसे पूर्णतः जाली मानता है क्योंकि इसके कुछ ही अंश प्राप्त हुए हैं तथा उसमें भी कई प्रक्षिप्त अंश जुड़े हुए हैं, तथा तीसरे मत के विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि दिल्ली के राजा तथा अंतिम हिंदू शासक भारतवर्ष के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का काव्यमय वर्णन हुआ है। विशाल ग्रंथ है ये तथा बहुत ही सुंदरता से चंदर बरदाई ने इसमें पृथ्वीराज के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को पूरा किया है तथा इस ग्रंथ का आधा भाग चंदर बरदाई ने पूरा किया और इसका अंत चंदर बरदाई के पुत्र जलहन द्वारा लिखा गया, क्योंकि चंदर बरदाई पृथ्वीराज के साथ गजनी जाता है और वहीं दोनों की मृत्यु हो जाती है। चंदर बरदाई ने कहा भी है कि पुस्तक जल्लन हथ दे चल गज्जन नृपकाज। तो पहला और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ग्रंथ है दलपति विजय का कुमार रासो, तीसरा ग्रंथ है जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो या आलखंड, जिसमें कि महोबा के राजा परमाल के वीरता परक जीवन चरित्र का उद्घाटन किया गया है। इसका एक खंड आलखंड के नाम से जो प्रसिद्ध है वो आज भी बुंदेलखंड में गेय रूप में गाया जाता है, जिसमें वहाँ के 2 प्रसिद्ध सरदारों, 2 वीर सरदारों आल्हा और उदल की वीरता पूर्वक साहसिक गाथाओं को स्वर दिया गया है। चौथा ग्रंथ है वीसल देव रासो, जो कि नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार द्वारा लिखित है ये। इसके पश्चात जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। सारंगधर द्वारा लिखित हमीर रासो भी रासो काव्य परंपरा का मुख्य ग्रंथ है तथा विजयपाल रासो, जिसके रचयिता नल्ल सिंह भट्ट हैं, इस काव्य परंपरा का एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब हम देखते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज को निर्देशित करने का कार्य करता है। साहित्य में जो घटता है उसका पूरा प्रभाव समाज पर पड़ता है और किसी भी काल का साहित्य अपने युग से पूर्णतः प्रभावित होता है और उस कालखंड की प्रवृत्तियां ही उस साहित्य के निर्माण के बीज के रूप में सामने आती है। तो हम देखते हैं कि हमारा आदिकाल जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों का युग था, भारत स्वाधीन नहीं था, राजा आपस में युद्ध करते रहते थे, विदेशी आक्रमणकारी लूट के इरादे से हमारे यहाँ आक्रमण करते थे, तो इस कारण अराजकता थी चारों ओर। सामाजिक स्थिति को हम देखें तो लोग भयभीत थे तथा राजा किसी सुंदर स्त्री पर अधिकार करने के लिए कभी अपनी संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देते थे, तो युद्धों का वातावरण सदैव बना रहता था। इस कारण इस काल के काव्य में भी युद्धों का वर्णन सजीवता से अंकित हुआ है तथा श्रृंगार की भी मुखर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इस युग की पहली प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, क्योंकि ये अधिकतर काव्य राजा के दरबार में रहने वाले आश्रित चारण कवियों द्वारा ही रचे गए थे। तो वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनसे उदारता, ऐश्वर्य आदि की कृपा पाने के उद्देश्य से उनकी
अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। क्यों? क्योंकि इससे उनको राज दरबार में सम्मान और धन संपत्ति की प्राप्ति होती थी। संपूर्ण वीरगाथा काल इस तरह की प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है। दूसरी प्रवृत्ति है वीर रस की प्रधानता। इन काव्यों में युद्धों का अधिक वर्णन होने से वीर रस की प्रधानता स्वाभाविक है। इन काव्यों के रचयिता चारण कवि प्रत्यक्ष युद्धों में अपने आश्रयदाताओं के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसी कारण युद्धों का वर्णन प्रत्यक्ष अनुभव पर आभूत होने के कारण सजीव बन पड़ा है। उदाहरण के रूप में हम चंदर बरदाई को देख सकते हैं, जो कि स्वयं पृथ्वीराज चौहान के साथ सारे युद्धों में भाग लेते थे। तीसरी विशेषता है वीर रस के साथ श्रृंगार का मिश्रण। युद्ध का बोलबाला था और युद्ध अधिकांशतः दो ही कारणों से होते थे, या तो किसी स्त्री पर अधिकार करने की लालसा से या राज्य को बढ़ाने की लालसा से। तो उस समय राजाओं में आपसी कलह का मुख्य कारण प्रायः किसी न किसी सुंदरी को ही बताया जाता था। कई बार ये कवि किसी भी प्रकार सुंदरी की कल्पना करते थे तथा उस राज्य पर आक्रमण कर देते थे जहां वो सुंदरी निवास करती थी। इस कारण इनके काव्य में प्रेम प्रसंगों और स्त्रियों के सौंदर्योचित गुणों के वर्णन के कारण श्रृंगार का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। चौथी विशेषता है कि ये संपूर्ण साहित्य प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है, जिसके लिए वे अक्सर अपने अनुसार घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इतिहासकार जब उनका वर्णन इतिहास से करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें घालमेल दिखाई देता है। इसीलिए आज भी इनकी सत्यता पर संदेह किया जाता है और इन रचनाओं का मूल रूप भी उपलब्ध नहीं है। परिवर्ती तथा प्रक्षिप्त प्रसंगों के भरमार वाले रूप मिलते हैं, इसलिए इनकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। राष्ट्रीय भावना का अभाव। कवियों को उस समय संपूर्ण तथा अखंड भारत की कोई कल्पना नहीं थी। उनमें केवल देश प्रेम या राष्ट्रीय भावना अपने राष्ट्र अपने राजा के प्रति दिखाई देती थी। बाद में इस भावना का जो अभाव था वो महाकवि भूषण द्वारा पूर्ण हुआ, जिन्होंने शिवाजी जैसे महान नायक तथा छत्रसाल जैसे वीर नायक की प्रशस्ति करके राष्ट्रवादी परिकल्पना को सामने रखने का कार्य किया। अन्यथा इस काल के कवि तो बस अपने आश्रयदाताओं से ही बंधे थे और उनका गुणगान करने में ही काव्य की सार्थकता समझते थे। छठी विशेषता है जनजीवन से संपर्क का अभाव। ये कवि राज दरबार में रहने के कारण सामंती जीवन से परिचित थे। उन्हें वर्तमान जनजीवन तथा जनता के दुख दर्द से कोई लगाव नहीं था, न ही उन्हें ज्ञान था और न ही इसकी उन्हें कोई चिंता थी। फलतः इन काव्यों में तत्कालीन जन समाज के कार्यकलाप व गतिविधि की पूर्णता उपेक्षा है, इसका कोई परिचय हमें नहीं दिखाई देता है। प्रकृति वर्णन। इस काव्य में प्रकृति का प्रायः उद्दीपन रूप में ही वर्णन मिलता है, जो कि संयोग या वियोग की दशा को उभारने की दृष्टि से किया गया था। पर वस्तु वर्णन के अंतर्गत नदी, नगर, पर्वत आदि का भी सुंदर वर्णन आलंबन रूप में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इस काल में काव्य के दो रूप प्रचलन में थे, प्रबंध और गीत। वीर गाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य या चरित काव्य और वीर काव्य। परमाल रासो आलखंड प्रसिद्ध वीर गीतात्मक काव्य है तथा वीसल देव रासो की शैली भी गेय है, अर्थात गीतात्मक है। पृथ्वीराज रासो जैसा महान ग्रंथ प्रबंध काव्य है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में भी आता है। नवी विशेषता है इस काल की भाषा के दो रूप, डिंगल और पिंगल। इस काल की रचनाएं डिंगल और पिंगल भाषाओं में प्राप्त होती हैं। राजस्थान की साहित्यिक भाषा को डिंगल कहते हैं। द्वितीय वर्णों की प्रधानता के कारण यह भाषा ओजस्वी तथा वीर रस के वर्णन के लिए उपयुक्त थी।
अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा कोमल भावों को प्रकट करती थी तथा इसे पिंगल कहा जाता था। तो समस्त वीरगाथा काल में डिंगल और पिंगल दो रूपों में ही हमें साहित्य सर्जना देखने को मिलती है। 10वीं विशेषता है छंदों की विविधता। रासो साहित्य में छंदों का परिवर्तन बहुत हुआ है। अकेले पृथ्वीराज रासों में ही कविचंद ने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, पर विशेषता है कि कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने पाई है। वीर रस के लिए प्रायः छप्पय छंद बहुत उपयुक्त माना जाता था और नीति और श्रृंगार के लिए प्रायः दूहा छंद प्रयुक्त होता था। इसे दूहा छंद से कालांतर में दोहा नामक छंद का प्रणयन हुआ। 11वीं विशेषता है अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। रासो काव्यों में अलंकारों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए न होकर आवश्यकता अनुसार सहज रूप में हुआ है। पृथ्वीराज रासो जैसे विशाल प्रबंध काव्यों में भी प्रायः सभी अलंकार मिल जाते हैं, फिर भी अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अधिकांश रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यदि हम निष्कर्ष देखें तो रासो काव्यों की प्रामाणिकता चाहे संदिग्ध हो, पर भाव और काव्य कला की दृष्टि से इनका महत्व असंदिग्ध है। वीर और श्रृंगार रसों के वर्णन में इन कवियों को अद्भुत सफलता मिली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्पना की उड़ान, रस परिपाक, छंदों की विविधता एवं अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के कारण ही इस काव्य का महत्व अक्षुण्ण है। धन्यवाद।